बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। सबसे पहले एक नज़र स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी के ऊपर। लास्ट वीक हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छे पॉजिटिव नोट के ऊपर बंद हुई और 50,732 का क्लोजिंग लेवल विटनेस किया गया। इस वीक में भी मार्केट में तेज़ी रही। 50,944 का टोटल लेवल मार्केट का क्लोज रहा। 212 पॉइंट का टोटल इजाफा इस वीक में मार्केट में काउंट किया गया। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में कैपिटलाइजेशन के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस नजर आया। लास्ट अगर हम बात करते हैं लास्ट वीक की क्लोजिंग 7.32 ट्रिलियन रुपीस की थी और इस वीक में 7.42 ट्रिलियन और इस तरह से अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 43 बिलियंस का इजाफा इस वक्त की मार्केट की कैपिटलाइजेशन के अंदर विटनेस किया गया और इस तरह से मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस एक बार फिर बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड की। गोल्ड में लास्ट वीक में हमने देखा था 2,13,700 रुपये का मार्केट का क्लोजिंग रेट और इस वीक में 2,13,500। इस तरह गोल्ड की प्राइस के अंदर कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आया। 200 रुपये का डिफरेंस इस वीक में विटनेस किया गया। डॉलर की बात करें, डॉलर लास्ट वीक में 278 रुपये 80 पैसा इंटरबैंक में क्लोज हुआ था और इस वीक में 280 रुपये 57 पैसा और इस तरह से टोटल 1 रुपये 77 पैसे का डॉलर का इंटरबैंक की मार्केट के अंदर पॉजिटिव चेंज आया, यानी कि डॉलर में इजाफा देखने में आया। जिस तरह से हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इंटरनेशनल मार्केट का इन्वेस्टर भी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लास्ट वीक में एक्टिव दिखाई दिया था, जिसकी वजह से मार्केट ने 50,000 के इंडेक्स लेवल को क्लोज किया था। अगर हम यहाँ पर लास्ट 52 वीक्स की बात करें स्टॉक मार्केट की तो 52 वीक्स में 51,520 का हाई मार्केट ने टच किया और लोएस्ट तो वही 38,200 की जो हम बात 38,135 के लेवल की जो बात करते चले आ रहे हैं वही है। इस तरह से मार्केट अपनी 6 साल से जायद मतलब 6.5 साल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस वक्त ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट का इन्वेस्टर पाकिस्तान की मार्केट इमर्जिंग मार्केट के अंदर इस वक्त काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहा है। क्यों एक्टिव दिखाई दे रहा है? जिस तरह से हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि 30 अक्टूबर को जो मॉनिटरी पॉलिसी मंडे को अनाउंस होगी उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट के कट डाउन होने की काफ़ी ज़्यादा शुनवाई मार्केट में इस वक्त नवेद जो है ना वो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट कहा जाता था निकाल के स्टॉक मार्केट की तरफ लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश दिखाई देता है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। रीट का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर 2016 में जब लिस्ट हुआ उसके बाद से इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा रीट के बिज़नेस के अंदर भी अपने आप को एक्टिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम टोटल रीट के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनके अंदर टैक्सेस की किस तरह से भरमार दिखाई देती है, जो कि मार्केट के अंदर एक अंदेशा ज़ाहिर किया जाता है कि शायद अदर इन्वेस्टमेंट की बजाय जो रीट के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है उसमें टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, इन्वेस्टर्स की उसके ऊपर गिरफ्त कितनी होती है, इन्वेस्टर्स का पैसा सिक्योर कितना होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के जो रीट मैनेजमेंट के आरएमसी के जो सीईओ हैं अली असगर साहब, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे और उनसे ये सारे सवाल पूछेंगे। स्टे ट्यून। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ को 2007 में कायम किया गया, जो 2016 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फहरिस्त में शामिल कंपनी बन गई। कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में तिजारती सिंबल कोड TPLP है। सेंटर पॉइंट, जो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ का पहला फ्लैगशिप 28 मंजिला ऑफिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, 2013 में मुकम्मल हुआ। CEO टीपीएल कॉरपोरेशन जनाब मोहम्मद अली जमील की दूरअंदेशी का मस्बत नतीजा उस वक्त सामने आया जब 2021 में बैंक अल हबीब ने अपने हेड ऑफिस के लिए इस बिल्डिंग सेंटर पॉइंट को हासिल किया। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ पायदार तरक्की के रास्ते पर अपने पोर्टफोलियो की जगह बनाने के लिए US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के LEED सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। इसने आला तरीन मयार की पेशरफ्त फराहम करने के लिए मारूफ बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग फर्म्स के साथ शराकत दारी की है, जिसने रियल इस्टेट सेक्टर में नए मयारात कायम करते हुए ख़ुद को पाकिस्तान में मारूफ इदारा जाती रियल इस्टेट सरमायाकार, डेवलपर और मैनेजर के तौर पर मनवाया है। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ ने अपनी सब्सिडरीज कंपनियों जैसे टीपीएल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनी और टीपीएल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए रिहायशी, कमर्शियल, रिटेल और लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग में असासों के पोर्टफोलियो में बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। टीपीएल रीट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो 2019 में कायम की गई, पाकिस्तान में रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को शरीयत के मुताबिक फराहम करने वाली कंपनी है, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए रेगुलेटेड है।
टीपीएल रीट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सीईओ जनाब अली असगर गुज़िश्ता 16 साल से रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेक्टर में मुतल्लिका इंतज़ामी चैलेंजेस को समझने वाले इंतहाई तजुर्बाकार स्पेशलिस्ट हैं, जो टीपीएल ग्रुप के साथ 14 साल से मुंसलिक हैं और ग्रुप की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो टीपीएल ग्रुप कंपनीज में कई सीनियर लेवल और बोर्ड के आला ओहदों पर फाइज रहे हैं। उन्होंने टीपीएल प्रॉपर्टीज़ को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फहरिस्त में शामिल करने और इसे पाकिस्तान की पहली पायदार रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। रीट क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनफरादी सरमायाकारों को बड़े पैमाने पर आमदनी पैदा करने वाली रियल एस्टेट्स में सरमायाकारी करने का मौका देती है। रीट एक ऐसी कंपनी है जो आमतौर पर आमदनी पैदा करने वाली रियल एस्टेट या मुतल्लिका असासों की मिल्कियत और किराए के कारोबार पर मुश्तमिल है। इनमें दफ्तरी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट्स, होटल्स और गोदाम शामिल हो सकते हैं। मार्च 2022 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए नोटिस में टीपीएल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड ने टीपीएल रीट फंड में कामयाबी के साथ 18.35 बिलियन रुपए के पहले फंडिंग राउंड यूनिट सब्सक्रिप्शन के मुआहदे का ऐलान किया। इसके साथ साथ नवंबर 2022 में टीपीएल रीट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने मुत्तहदा अरब अमारात में कायम एक मोबाइल टेलीकॉम टावर ऑपरेटर टास्क टावर्स के साथ मिलकर टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हुसूल के लिए बोली जमा कराई, जो कि बुनियादी ढांचे के जरिए पाकिस्तान में तकरीबन 10,500 ऑपरेटिंग टावर्स की मिल्कियत और इनका इंतज़ाम चलाती है। इसके अलावा दिसंबर 2022 में टीपीएल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड ने अपने टेक पार्क प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के हुसूल के जरिए टीपीएल रीट फंड में 7.1 बिलियन रुपए की स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को कामयाबी से मुकम्मल किया। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहता हूं, जिस पर ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बहाल है, और जिस तरह से हमने बात की थी कि प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इस वक्त एक्टिव दिखाई देता है। बट देखना यह है कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की जो बात की जा रही है, जो 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त मार्केट में बैंक से मिल रहा है, जो कि अब बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है और ये इजहार भी किया जा रहा है बहुत सारे एनालिस्ट की तरफ से कि शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कट डाउन हो सकता है आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में। लेकिन देखना यही होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिसाइड होता है, स्टेट बैंक उसके ऊपर किस तरह से मेजर्स लेगा। जो कि लास्ट मई में हमने देखा था हाईएस्ट इन्फ्लेशन 38% का, अब भी 31% चल रहा है। लेकिन जब 30 अक्टूबर को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की दोबारा जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी तो देखा यह जाएगा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस होता है पाकिस्तान की मार्केट के लिए। जिस तरह से मैंने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, आज हम रीट के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद हैं जनाब अली असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली असगर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू दी शो। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी अली साहब, ये बताइएगा, इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बहाल तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं ये कहूँ कि 6.5 साल के हाईएस्ट लेवल जो है वो मार्केट इस वक्त टच करती हुई दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो कि एक इन दिनों में डॉलर्स की जब इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी, डॉलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, 300 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो भी बैठी हुई थी। लेकिन जो रीट का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या समझते हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है प्रॉपर्टीज के हवाले से? देखिए, रीट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ बहाल हो रहा है। और रीट, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि रीट जो है वो फ्यूचर है। आप दुनिया की जितनी मार्केट देखेंगे ना, डेवलप मार्केट और जितनी भी और ग्रोइंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहां रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक रीट के व्हीकल के थ्रू या रीट के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही की जाती है। या आप यूं कह लें कि जितना आप इन्वेस्टर से यूजली जनरल पब्लिक से कैपिटल मोबिलाइज करते हैं या इंस्टीट्यूशन से, तो कैपिटल मोबिलाइजेशन का दैट इज रीट इज द बेस्ट टेस्टेड इंस्ट्रूमेंट और बेस्ट गवर्नड इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें मैं समझता हूँ इसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज जो 2-3 इसकी बातें हैं कि डाइवर्सिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट रीट के अंदर है, और जिस तरह वो रिस्क को मैनेज करती है एक प्रोफेशनल रीट मैनेजमेंट कंपनी, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एज कंपेयर टू द डायरेक्ट एक्सपोजर टू एनी रियल एस्टेट, इसमें रीट में
मैं समझता हूँ ज्यादा एतमाद रहता है। अच्छा, नहीं अली असगर साहब, कहा यह जाता है ना कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पर लोग अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं, जबकि रीट भी वही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है। तो वहाँ पर तो आपको पता है हमारी इमर्जिंग मार्केट है, ज़रा सी न्यूज़ के ऊपर मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। तो रीट का जो इन्वेस्टर होता है उसका कॉन्फिडेंस बहाल रहता है मार्केट में, वो ऐसा पैनिक का शिकार तो नहीं होता? सर इसमें देखें, आपको क्लासिफाई ये करना होगा कि इसको थोड़ा सा सवाल को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, अगर पहले पहले इन्वेस्टर ने डिसाइड ये करना है कि उसने एक फिक्स्ड इनकम या रिस्क फ्री की तरफ जाना है, जो कि आज बैंकों का रेट है, क्या ये सस्टेनेबल है? मतलब क्या आप समझते हैं कि 5 साल या 6 साल ये 22% रहेगा? आप और मैं दोनों डिसएग्री करेंगे कि जी नहीं रहेगा, शायद अगले क्वार्टर से टेपर डाउन होना शुरू हो, उससे अगले क्वार्टर से टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, बट होना ये दोबारा अपने एक लेवल पे आ जाएगा। एक बात ये हो गई। अच्छा, फिर दूसरा आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर क्लास है, जब आप रिस्क फ्री की बात करते हैं ना, तो वहां एक थोड़ा सा आपका एक फिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बट आपका एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर क्लास है जो एक फिक्स्ड की तरफ इस तरह नहीं जाना चाहते रिस्क फ्री, दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, बट एट द सेम टाइम वो अपना रिस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं, और वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ बिलीव करते हैं, और एक उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज हो रही है। अच्छा, अब इस चीज को कौन सी चीज आज बीट कर सकती है आज के अगर दौर में हम बात करें इस 22 को या 23 को या जो भी रेट है 20, इसको रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो इस नौयत के रिटर्न आपको दे सकता है। अच्छा, अब बात आ गई जी स्टॉक मार्केट में एक न्यूज पे आपका प्लस और माइनस हो जाता है, बट आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देखें, अगर आप ऑल्टरनेटिवली आपने ये तय कर लिया कि जी मुझे फिक्स रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे कोई एक बिजनेस का रिटर्न चाहिए, फिर आपने तय कर लिया रियल एस्टेट का रिटर्न चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप जाएं और एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लें, डायरेक्ट एक्सपोजर ले लें, कोई कोई प्रॉपर्टी कोई कोई खरीद के, अपार्टमेंट खरीद के, जमीन खरीद के, घर खरीद के, बिल्डिंग खरीद के, ठीक है। तो उसमें भी तो आपको अगर बनाना है या रखना है, तो एक आप 3 से 5 साल का एक विंडो लेके चलते हैं ना। तो स्टॉक मार्केट में भी अगर वो इन्वेस्टर इस तरह आता है, यस उसके पास एक विंडो अवेलेबल जरूर है कि इट्स लिक्विड, ही और शी कैन ट्रेड इट और कैन एग्जिट ऑन एनी गिवन डे, ऑन एनी गिवन मिनट, बट एट द सेम टाइम अगर वो लॉन्ग टर्म विंडो लेके आता है, तो मेरे ख्याल से उसमें मार्केट अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले आती है, और ये इवेंट्स तो मतलब प्लस माइनस आपके चलते रहते हैं, एक ये इकोनॉमिक तो मार्केट के नॉर्म्स है उसके साथ। अच्छा अली असगर साहब, मैं इस पे आऊँगा, ये रीट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आम लोगों के समझने के लिए इतना इजी नहीं है। अभी पाकिस्तान में लोग इसको जो है ना वो एक्सेप्ट शायद उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रीट का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो रीट पे काम कर रही हैं? कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, और क्या रेट ऑफ जो इसका रिटर्न है वो तकरीबन ROI जो है वो कितने % तक हो सकती है इसमें, रीट में? सर देखें, इस वक्त जो जितनी मेरी एक नॉलेज के मुताबिक, मोहतात अंदाजे के मुताबिक, कोई तकरीबन 15 से जायद कंपनियों ने लाइसेंस लिया है रीट मैनेजमेंट का, SECP से। SECP इज द रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, और जो इस वक्त एक्टिवली काम कर रहे हैं वो 3 से 4 कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें से एक कंपनी के 2 रीट फंड इस वक्त लिस्टेड है, बाकी सब इस वक्त प्राइवेट उस पर काम कर रहे हैं, और वो अल्टीमेटली लिस्ट हो जाएंगे अगले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर आपको काफी रीट्स लिस्ट होते हुए मिलेंगी, बिकॉज इसकी जो रेगुलेशंस में इस तरह है कि आप 3 साल तक उसको प्राइवेट रख सकते हैं, बट आपने तीसरे साल तो उसको लिस्ट करना ही करना है, इट्स मैंडेटरी अंडर द रेगुलेशन। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि आना शुरू हो गया सर लोगों को ये कॉन्सेप्ट, मतलब मैं इन्वेस्टर साइड से और बिजनेस साइड से, मतलब मैं वो कहना चाह रहा हूं कि जो रियल एस्टेट के काम करने वाले लोग हैं अब वो रीट की तरफ आ रहे हैं। काफी डेवलपर्स से हमारी भी बात होती है, दे वांट टू कम इनटू दिस कॉर्पोरेटाइज फॉरम और कॉर्पोरेटाइज व्हीकल, और वो अपने आप को कॉर्पोरेटाइज करना चाहते हैं। अच्छा अली साहब, इस वक्त जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी तरफ से या रीट की इस वक्त जो कंपनीज मैनेजमेंट्स हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितने % तक का इसका डिविडेंड यील्ड क्या बनती है, मैक्सिमम या मिनिमम कितने % तक डिविडेंड अपने जो है ना वो शेयर होल्डर्स को या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मिल जाता है? इस पे देखिए, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन के प्रोजेक्ट किस तरह का है, आप किस तरह, अच्छा फिर उस फंड का अपना कॉम्पोजिशन किस तरह का है। मैं आपको 2-3 इसमें मिसालें देता हूं और उससे हम थोड़ा कोशिश करते हैं इसको कुछ आसान समझने की। तो लेट से एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सर क्या है कि आपने एक जमीन खरीदी और आपने सोचा इस पे लेट से हम अपार्टमेंट्स बनाएंगे या ऑफिस स्पेस बनाएंगे और उसको बेचेंगे।
बनता जाएगा, बेचेंगे और एग्जिट करेंगे और इन्वेस्टर को रिटर्न दे देंगे। सही। इस केस के अंदर कोई आपका 30% 35% रिटर्न, एक आपको थंब रूल एक रफली आप जो है ना वो कह रहे हैं। रफली मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, 30% का आपका IRR बन जाता है, या आप रिटर्न कह लें। ये बात हो गई। अच्छा, बट अगर एज अगेंस्ट ये रीट आपकी रेंटल है, रेंटल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आपके ऑफिस स्पेस या कमर्शियल स्पेस के रेंटल है, उसकी ग्रॉस यील्ड सर 10-11% आती है। बहुत आपके अच्छे ए रेटेड एसेट की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो नेट यील्ड आपकी बनेगी, रेंटल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई खर्चे वर्चे काट के लेट से 7-8%, 9% बना लेंगे। अच्छा, फिर उसमें एक एलिमेंट आता है कि डेफिनेटली रेंटल रीट ने भी कभी ना कभी तो एग्जिट करना है अपनी इन्वेस्टमेंट से, और कैपिटल गेन आपका आ रहा होता है साल में, तो 5-6%, 7% आप लगा लें कि कोई अच्छा साल होगा तो आपको 10% भी प्रॉपर्टी की वैल्यू की एप्रिसिएशन मिलेगी। तो ये कैपिटल यील्ड मिला, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन मिला के और आपका रेंटल यील्ड मिला के कोई 14-15% की आपकी यील्ड ईयर ऑन ईयर बन सकती है इसके ऊपर। एंड डेफिनेटली डिपेंड करता है किस इकोनॉमिक साइकिल में, फिर किस वक्त आप एग्जिट कर रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव सेलर को बेच रहे हैं, मे भी आप थोड़ा और उसमें पैसे बना लें। फिर तीसरा आ जाता है कोई आप हाइब्रिड एक पोर्टफोलियो आपने रीट का बना लिया जी, उसमें कुछ आपके रेंटल एसेट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट एसेट्स हैं, तो उसका फिर एक डेफिनेटली हाइब्रिड रिटर्न लेट से 20% से ऊपर बन सकता है, मैं समझता हूँ अचीव हो सकता है। चौथा सर इसमें ये आ जाता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीट एज वेल। एक तो हो गया आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे कंपोज किया। चौथी चीज है कि आप इसमें लेट से एनवीटी रीट्स बनती है। एनवीटी रीट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रीट्स बनती है। तो लेट से इसमें आपका कोई मोटरवे आ गया, आपने गवर्नमेंट के लिए कोई आपके पास आपको मिला कॉन्ट्रैक्ट, और आपने बीओटी बेसिस के ऊपर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर 30 साल का आप उसमें इनकम जनरेट कर सकते हो और आपको टोल मिलेगा। तो इस चीज को भी आप वो बिल्ड करके और रीट में ला सकते हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। ये चूंकि मोर एक सिक्योर्ड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप वो तो हम सब समझते हैं कि जितना जितना रिस्क कम होगा तो ऑब्वियसली रिस्क और रिटर्न उसके साथ चलते हैं, तो रिटर्न भी कम होगा, अपने आपको कॉम्पनसेट करता है, एडजस्ट करता है। तो इसमें लेट से मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कम होगा 20 से, मगर इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, और आपको पता है कि आपके पास एक इसमें आपको राइट्स मिलते हैं, कंसेशन एग्रीमेंट मिलता है गवर्नमेंट से कि जी आप इसका टोल कलेक्ट कर सकते हैं, ब्रिजेस आ सकते हैं। इसी तरह दूसरे आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर रीट्स होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके एसेट क्लास के हिसाब से रिटर्न्स आप देखते हैं कि जी कितना बन रहा है। अच्छा अली साहब, अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं, डिसएडवांटेजेस की तरफ जाऊं मैं अगर, तो आप क्या समझते हैं इन्वेस्टर्स का कंट्रोल क्या होता है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर? क्योंकि कुछ लोग हैं जो डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसमें लॉस के चांसेस भी होते हैं, तो इन्वेस्टर का क्या कंट्रोल है इसके ऊपर, रीट के ऊपर? देखिए, पहले मैं आपके एक पहले सवाल के एक आंसर कर लेता हूं कि मेरे जहां तक मैं समझता हूं इसके कॉन्स कोई नहीं है। ये एक टेस्टेड, गवर्न, ट्रांसपेरेंट व्हीकल है, रेगुलेटेड व्हीकल है, एक और सबसे बड़ी बात। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं कि इन्वेस्टर कंट्रोल की बात पे आ जाते हैं। देखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी बिजनेस कैसे चलेगा कि जब उसको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मैनेज कर रही होगी। इस पे तो हम सब और दुनिया की हर थ्योरी एग्री करती है। अच्छा, और वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कौन लाके बैठाता है जी? आपके शेयर होल्डर, यूनिट होल्डर ही लाके बैठाता है ना। मतलब एक रीट फंड चल रहा है, उसके इन्वेस्टर उसके आरएमसी की प्रोफाइल देख के ही आएंगे, ठीक है ना, कि जी आरएमसी कौन चला रहा है और उनका क्या बैकग्राउंड है और क्या पीछे एक्सपीरियंस है। तो मैं ये, और अच्छा दूसरी बात इसकी जो एक और ब्यूटी ये है रीट फंड की, कि इसके ये चलता है कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। वो कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होते हैं? दो मेजर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ। एक आपका ट्रस्ट डीड होता है, क्योंकि ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है जी आईएम भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा कह लें, प्रोस्पेक्टस कह लें, इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, आप बिजनेस प्लान कह लें, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टर को डे वन पे अपना प्लान बता दिया है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा के हिसाब से कि जी ये एसेट है, ये मैं करूंगा, इस हद तक रिस्क लूंगा, और ये मेरी लेट से मार्केट है और ये मेरा एग्जिट है। तो मतलब इसके आईएम के साथ जो है ना इन्वेस्टर जो है ना वो थोड़ा सिक्योर फील करता है अपने आप को। सिक्योर, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। मैं मतलब एज अ रीट मैनेजर, मैं कल सुबह उठ के इट्स नॉट ऑन माय विम्स एंड विशेस कि मैं कुछ और कर लूं। लेट्स से आज मैंने सोचा था जी मैंने ये प्लॉट लिया, रेजिडेंशियल इमारत बनानी, कल सुबह ख्याल आया कि वाटर पार्क बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मुझे वाटर पार्क बनाना है, पहले से रेजिडेंशियल प्लान भी उसी तरह से तैयार किया जाए। अच्छा अली साहब, एक और चीज़ आती है कि बाकी की इन्वेस्टमेंट से रीट के ऊपर हाई टैक्सेस की बात की जाती है, तो इसमें जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा हैं बाकी की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा।
तो बात तो थोड़ी सी चली जाएगी दूसरी तरफ। देखिए, अच्छा, अगर एप्पल टू एप्पल हम कंपेयर करें ना किसी भी एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट से कंपेयर होगी, तो रीट इज मोस्ट टैक्स एफिशिएंट व्हीकल। ठीक है, ये एक बात हो गई, क्योंकि रीट के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता अगर वो रीट फंड 90% अपना डिविडेंड पे कर रहा है, अपनी जो अर्निंग है, अपनी अर्निंग का 90% अगर वो डिविडेंड में दे रहा है तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता अपनी इनकम का 90% अगर दिया है। एक बात हो गई सर। और वो फिर जो डिविडेंड है, मतलब जो शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर है, उसको जब डिविडेंड मिलेगा तो उसपे 15% विथहोल्ड होगा टैक्स। वो आप दूसरी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें भी ऐसा ही होता है। अब जो आपका सवाल है कि जी इस पे एक परसेप्शन है कि जी टैक्सेस ज्यादा है, सर ये वो परसेप्शन है कि आप हमारी रियल एस्टेट की मार्केट देखें, क्योंकि एक अनरेगुलेटेड वे में, अनरेगुलेटेड सेक्टर में थोड़ा सा वाइड एंड ग्रे उसमें ऑपरेट करती है। सो वो मेरे हिसाब से राइट कंपैरिजन नहीं है। दैट्स नॉट द सस्टेनेबल अप्रोच फॉर एनी बिजनेसेस। वो कहीं दुनिया में होता नहीं है। अब हमारे कुछ रह गया, मेरे ख्याल से इट्स जस्ट द एक वक्त की बात है, खत्म होना है इसने। अदरवाइज आप मुझे अगर पूछे तो रीट इज अ मोस्ट टैक्स एफिशिएंट व्हीकल। बहुत शुक्रिया जनाब अली असगर साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद रहने का। नाजरीन, जिस तरह से आज हमने टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के सीईओ अली असगर साहब की बातें सुनी, जिस तरह से रीट का कॉन्सेप्ट शायद पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लोगों को उस तरह से क्लैरिफाई नहीं था, क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से लोगों में कुछ अबहाम पाए जाते थे कि शायद इसमें टैक्स और इन्वेस्टमेंट की बजाय ज़्यादा है, या इसके साथ साथ अगर बात की जाती है प्रोज एंड कॉन्स की, डिसएडवांटेजेस की, तो उसको भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इन्वेस्टर्स का जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल उसी वक्त होगा जब उसको सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो उन्होंने कहा, जिस तरह से इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडा साइन होता है और उसके बाद पहले से उनको जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। रीट का कॉन्सेप्ट गो के दुनिया के अंदर बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली 2016 में जब टीपीएल प्रॉपर्टीज़ लिस्ट हुई तो बहुत सारे लोगों के अंदर उस वक्त भी अबहाम थे कि किस तरह से ये बिजनेस करेगा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यकीनन आपके पास उतनी अमाउंट होनी चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट रीट के कॉन्सेप्ट के अंदर आप उतना पोर्शन, आप उतने अपने शेयर्स परचेज कर सकते हैं जिस तरह से आप किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसी तरह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात की गई तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। जिस तरह से सिक्योर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है कि शायद बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से रिटर्न्स अच्छे हैं, बट ये कुछ सस्टेनेबल नहीं है। कब तक इतने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान में रहेंगे? इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के बाद, जिस तरह से हम अपने अक्सर प्रोग्राम में बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो बोरो करने के बाद उनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से रीट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से रीट को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। आज के इस एपिसोड से इतना ही। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।